हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करने वाले। तो जैसे कि आपको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी सीएसआई नेट के एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इन टेक्निक्स यूनिट। ठीक है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो हम ये लेक्चर में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एकदम ध्यान से समझेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करें। मैं ये लेक्चर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक दिन आपको दूंगा कि इसको आप ठीक से रिवाइज करोगे और कल मेरे साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप वो कल के लेक्चर में वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स न्यू है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। तो आपको ऐसा का ऐसा सर्च कर लेना है यूट्यूब के ऐप के ऊपर। आपके सामने मेरा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप मेरे फ्री लेक्चर्स वहां पे देख पाओगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी ये लेक्चर से बहुत फायदा होगा। ठीक है, और जिन्हें पता नहीं है कि अपने 2 टेलीग्राम ग्रुप्स भी है जिसके ऊपर मोर देन 3500 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप के ऊपर ऐसा का ऐसा सर्च करना है। ये मेरे ग्रुप का नाम है, फेस द टेस्ट लाइफ साइंस क्विज करके। ऐसा का ऐसा एग्जैक्टली आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। उस पे मोर देन 3000 प्रीमियम प्लस प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं वहां पे अपलोड करते रहता हूँ एंड सम ट्रिक्स एंड टिप्स टू क्रैक इंपॉर्टेंट लाइफ साइंस एग्जाम्स एंड ऑल्सो आई रेगुलरली अपलोड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स। अपना और एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको ऐसा का ऐसा टेलीग्राम ऐप के ऊपर सर्च करना है। तो ये डाउट डिस्कशन ग्रुप अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग पावर डेवलप होगी और कंसेप्ट को समझने की क्षमता इससे बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो आपको ये भी अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये भी डाउट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर आप वो सर्च करने लग जाओगे, उसके ऊपर स्टडी करने लग जाओगे। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग प्रोसेस एंड पावर डेवलप होगी और सीएसआई नेट पार्ट सी के क्वेश्चंस सॉल्व करने में ये आपको हेल्पफुल रहेगी जब आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में अटक जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आयन एक्सचेंजर में कुछ रेजिन्स होते हैं, वो रेजिन्स कॉलम के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, वो रेजिन कॉलम के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले स्लाइड्स में आपको समझेगा। ठीक है, कि आयन एक्सचेंजर पे रेजिन्स कैसे एडजॉर्ब होते हैं और सैंपल ऑफ इंटरेस्ट या एनालाइट को सेपरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए हम क्या समझेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स is based on their affinity to ion exchanger. Ions and polar molecules or sample is present in the mobile liquid phase में एनालाइट प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं वो किस में प्रेजेंट होता है, मोबाइल लिक्विड फेज। ठीक है, तो मोबाइल लिक्विड फेज में जो अपन को सेपरेट करना है सैंपल में या फिर एनालाइट जो प्रेजेंट होगा वो मोबाइल लिक्विड फेज में प्रेजेंट होगा और वो हम डालेंगे कॉलम के अंदर जिसमें रेजिन्स प्रेजेंट हो गए, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आने वाले स्लाइड्स देखेंगे। तो स्टेशनरी फेज में इनसोल्यूबल मैट्रिक्स होता है विथ कोवेलेंटली अटैच्ड अनायंस और कटायंस। ठीक है, व्हेन द सैंपल प्रेजेंट इन मोबाइल लिक्विड फेज एंटर्स द कॉलम, द सैंपल कैन बाइंड टू द ऑपोजिटली चार्ज आयन एक्सचेंजर
जिसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं, बाय रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर द चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द सैंपल, स्ट्रॉन्गर इज द इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज और आयन एक्सचेंजर। तो मैं ये पहले रीड कर रहा हूं और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स डबल अच्छे से समझ में आ जाएगी। Sample like ions, polar molecules, etc. can be eluted from the column by increasing the ionic strength or pH of the buffer. Separation of sample is due to different degree of interaction with ion exchanger due to difference in the charge, charge density and distribution of charge on their surface. तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है, ये सारे पॉइंट्स ये पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो अभी हम ध्यान से देखेंगे इसको। पहली बात कि आयन एक्सचेंजर क्या होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंजर वो होता है कि जिसमें इनसोल्यूबल मैट्रिक्स होता है एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड चार्ज आयंस प्रेजेंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो दो टाइप के आयन एक्सचेंजर होते हैं। पहला है कटायन एक्सचेंजर, जिसको हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, और कटायन एक्सचेंजर का काम है टू सेपरेट कटायंस। आनायन एक्सचेंजर को हम बेसिक आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, इसका काम है आनायन का सेपरेशन करना। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, आनायन एक्सचेंजर रेजिन। ठीक है, मैं और एक चीज ड्रॉ करूंगा। ये क्या है, कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये रेजिन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो अगर हम आनायन एक्सचेंजर की बात करें, मान लो ये आनायन एक्सचेंजर और ये आनायन एक्सचेंजर का कॉलम है, उसके ऊपर ये रेजिन्स बाइंड हो जाएगी। तो अगर हम आनायन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं तो ये रेजिन्स कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज वाले। ठीक है, ये रेजिन यहाँ पे है, ये रेजिन यहाँ पे। ठीक है, ये आनायन एक्सचेंजर है। अभी आपके पास सैंपल है। ठीक है, ये क्या है, सैंपल। और मान लो आपको सेपरेट करना है, सेपरेट चलो ठीक है, मान लो निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स को। ठीक है, आपको क्या सेपरेट करना है, निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। ये क्या है, अमीनो एसिड का मिक्सचर है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड भी है और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड भी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड, ये दोनों है सैंपल के अंदर। और आपको सेपरेट क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। तो अगर रेजिन कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अमीनो एसिड्स को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक है, पॉजिटिवली पॉजिटिवली, और उसके मिक्सचर के अंदर नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि अगर रेजिन पॉजिटिवली चार्ज्ड है आनायन एक्सचेंजर के अंदर, तो ये रेजिन के साथ बाइंड कौन करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वाले अमीनो एसिड इसके साथ बाइंड कर लेंगे। ये बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया। और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स रेजिन के साथ बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन रिपेल। सिर्फ जो इंटरैक्ट करता है तो वो क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विल इंटरैक्ट। ठीक है, बाकी के कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे के ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ये पॉजिटिव वाले तो पहले ही निकल गए।
तो जो पहले निकल जाएंगे वो हमारे कुछ काम के नहीं। हमको ये पता चल जाएगा कि जो पहले निकल रहे वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो उसके बाद ये निकलने के बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। और फिर हम बफर डालेंगे, और बफर डालने के बाद ये रेजिन से ये सेपरेट होते जाएंगे, और फिर अपन को अपने टारगेट एनालाइट या फिर जो हमको चाहिए था नेगेटिव अमाइनो एसिड्स वो हमको मिल जाएगी। समझा लॉजिक? ओके, तो ये बहुत ही इजी है। तो ये बहुत इजी है। तो ये अनायन एक्सचेंजर में अपन सेपरेट किसको कर रहे हैं, अपना एम क्या है, टू सेपरेट नेगेटिवली चार्ज्ड एनालाइट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो वो एनालाइट कुछ भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स, डीएनए, डीएनए भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा भी बायोमोलिक्यूल जिसका नेगेटिवली चार्ज या फिर वो जो नेगेटिवली चार्ज है वो हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर दैट इज हैविंग बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो अनायन एक्सचेंज, एक्सचेंजर का काम क्या है, टू सेपरेट नेगेटिवली चार्ज एनालाइट। ओके, तो वही तो हमने यहां पे लिखा था कि अनायन एक्सचेंजर का काम है अनायन का सेपरेशन। वैसे ही आपको एनालाइज करना है कैटायन के लिए, ठीक है। और एक बार ध्यान में रखना कि अनायन एक्सचेंजर में या फिर उसके रेजिन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेजिन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो वो रेजिन के सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा था, विद इन एंड ऑन द सरफेस। कहां पे लिखा था, इट कंसिस्ट ऑफ इनसोल्यूबल मैट्रिक्स एंड कोवैलेंटली बॉन्डेड चार्ज आयन इनसाइड, अंदर भी हो सकता है और मैट्रिक्स के ऊपर भी हो सकता है। तो कटायन एक्सचेंजर के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और वो रेजिन के सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अगर अनायन एक्सचेंजर रेजिन का काम है टू सेपरेट नेगेटिवली चार्ज एनालाइट, तो कटायन एक्सचेंजर रेजिन का काम क्या होगा, टू सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है एनालाइट एक्सचेंजर रेजिन के लिए, ये वाली, आपका होमवर्क ये है कि आप ये ऐसे की ऐसे डायग्राम बनाओगे अपना दिमाग लगा के फॉर कटायन एक्सचेंजर रेजिन, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आपको कटायन एक्सचेंजर रेजिन के लिए बनानी है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये और आपसे ये आसानी से हो भी जाएगा। तो आपको डायग्राम निकाल के ये दिखाना है कि कटायन एक्सचेंजर रेजिन या फिर कटायन एक्सचेंजर से हम पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अनायन एक्सचेंजर के कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछे जाते हैं रेजिन के नाम। अभी ये क्या है, नेम, ये क्या है, नेम, ये क्या है, रेजिन है, ठीक है। ये क्या है, रेजिन। तो DEAE सेल्यूलोज, अभी अनायन एक्सचेंजर की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के रेजिन या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं रेजिन, वो हम यूज करते हैं। तो पहला है DEAE सेल्यूलोज, जो है वीकली बेसिक टाइप का, उसका फंक्शनल ग्रुप है DEAE, दैट इज डाइथाइल अमाइनो इथाइल। सेकेंड टाइप है QAE सेफेडेक्स, जो कि स्ट्रांगली बेसिक अनायन एक्सचेंजर है।
उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है QAE सेपेटेक्स रेजिन के ऊपर या फिर रेजिन के पास, वो है क्वाटरनरी अमाइनो इथाइल। एंड थर्ड टाइप इज क्यू सेफेरोस, जो कि स्ट्रांगली बेसिक आनायन एक्सचेंजर होता है, और फंक्शनल ग्रुप है क्वाटरनरी अमोनियम। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, इस पे ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और इसके फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं, DEAE QAE Q। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अगर आया तो ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकली बेसिक। और ये इंपॉर्टेंट वाले रेजिन है, तो ये 6 नेम्स काफी है याद करने के लिए। ठीक है, कटायन एक्सचेंजर में भी 3 रेजिन है, CM सेल्यूलोस, SP सेफेरोस एंड सोर्स S। ये रेजिन के नाम है। CM सेल्यूलोस इज वीकली एसिडिक कटायन एक्सचेंजर, उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल मिथाइल। एंड SP सेफेरोस इज स्ट्रांगली एसिडिक कटायन एक्सचेंजर, उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सल्फोप्रोपाइल। एंड सोर्स S इज ऑल्सो स्ट्रांगली एसिडिक कटायन एक्सचेंजर, जिसका फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल सल्फेट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से वीकली बेसिक स्ट्रांगली बेसिक कैसे हम डिड्यूस कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वैसे ही जितना कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितना एसिडिक होगा, वीकली होगा, स्ट्रांगली होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना है, हमको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिन वीकली है बेसिक, स्ट्रांगली है बेसिक, या फिर वीकली एसिडिक है और वीकली और स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, तो एक बात तो अभी आपको समझ में आई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स बेस्ड ऑन एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर। अभी हमने डायग्राम के साथ देखा था जब मैंने होमवर्क दिया था कि सैंपल ऑफ एनालाइट जो कि हमने अमाइनो एसिड कंसिडर किया था, तो वो अमाइनो एसिड अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो वो ऑपोजिट चार्ज वाले रेजिन के साथ बाइंड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेपरेट किया था नेगेटिव वाले अमाइनो एसिड को, तो वो किसके साथ बाइंड कर रहा था? पॉजिटिवली चार्ज रेजिन के साथ। पॉजिटिवली चार्ज रेजिन किसके अंदर होगा? आनायन एक्सचेंजर के साथ या फिर आनायन एक्सचेंजर में। ठीक है, तो ये हमने देखा था सेपरेशन बेस्ड ऑन द एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर, तो वो किस एफिनिटी से रेजिन के साथ बाइंड कर रहा है। और सैंपल प्रेजेंट होगा मोबाइल लिक्विड फेज में, कॉलम के अंदर क्या होगा? स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर रेजिन हम इंसर्ट करते हैं, और वो रेजिन के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, उसके अंदर भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो जब अपना सैंपल कॉलम के अंदर हम उसको इंसर्ट करते हैं और वो जो एनालाइट है वो जब ऑपोजिटली चार्ज आयन एक्सचेंजर के साथ बाइंड करता है, तो वो कौन से इंटरेक्शन के साथ बाइंड करता है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर अमाइनो एसिड जो हमने कंसीडर किया है उसके ऊपर अगर ज्यादा चार्ज होगा, मतलब अगर रेजिन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, रेजिन पॉजिटिवली चार्ज है और हमने डाला था नेगेटिव वाला अमाइनो एसिड, तो अगर इसके अमाइनो एसिड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव 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 बहुत ज्यादा, ये कैसा है? हाई नेगेटिव चार्ज ऑन अमाइनो एसिड, तो जाहिर सी बात है कि वो रेजिन के साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा अमाइनो एसिड के ऊपर, वो उतने टाइटली बाइंड करेगा टू द ऑपोजिटली चार्ज रेजिन के साथ। ठीक है, या फिर अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये अमाइनो एसिड का कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो उसके ऊपर कितना ज्यादा चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इंटरेक्शन विथ रेजिन जो कि अपोजिटली चार्ज हो। ठीक है, तो वही लिखा है, मोर द चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी ऑन द एनालाइट स्ट्रॉन्गर विल बी द इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस और आयन एक्सचेंजर और रेजिन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो रेजिन भी दे देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये एक ही है। ओके, द सैंपल
कैन बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम बाय इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हम बाद में देखने वाले। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन तो सेपरेट कर लिए थे अमाइनो एसिड, अभी बचे क्या है नेगेटिव वाले। लेकिन नेगेटिव वाले तो पहले इसके साथ चिपक जाएंगे रेजिन के साथ, ठीक है, चिपक गए वो तो अभी उनको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। तो वो सेपरेट करने के लिए जो स्टेप हम बोलते हैं उसका नाम है एल्यूशन, ठीक है। तो वो एल्यूशन कैसे करना है वो हम आने वाले स्लाइड में समझने वाले, ठीक है। तो ये आयन एक्सचेंजर देख लिया, अनायन एक्सचेंजर देख लिया। कटायन एक्सचेंजर में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज वाले रेजिन हो, उसका काम है कटायन को सेपरेट करना। अनायन एक्सचेंजर में या फिर अनायन एक्सचेंजर के रेजिन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, और उसका सेपरेशन वो किसका करेगा, सेपरेशन अनायन का सेपरेशन करेगा। तो ये हमने विद डायग्राम देखा था, और होमवर्क के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पूरी गारंटी। अभी एक इसमें एक कंसेप्ट है थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है, अगर बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन पे डाल दिया तो ये टेक्निक भी ऑप्शन पे ये समझ लो आप, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये एक स्लाइड में इसका कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। अमाइनो एसिड हैव 2 आयोनाइजेबल ग्रुप्स, ठीक है। ऐसे ग्रुप जहां पे प्रोटोनेशन हो सकता है, डीप्रोटोनेशन हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेबल ग्रुप, नेमली अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये सबको पता है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक अल्फा कार्बन होता है जिसके ऊपर 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक होगा हाइड्रोजन एटम, एक होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये जो आर चेन है ये फंक्शनल ग्रुप होती है, साइड चेन या फिर साइड चेन होती है अमाइनो एसिड की, जो कि वेरी करता है, ठीक है। तो हर एक अमाइनो एसिड में यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वेरी कौन करेगा, आर करेगा, ठीक है, साइड चेन करेगा। देयरफॉर अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें सारे अमाइनो एसिड में बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ यहां पे डिफरेंस आएगा ये, ठीक है। तो लो पीएच की अगर हम बात करें, लो पीएच में मुझे आप बताओ कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। लो पीएच मतलब क्या हो गया, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब क्या हो गया, मोर प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हुए तो क्या इसमें से किसी ग्रुप में से प्रोटॉन लिबरेट होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो पहले ही सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन अपना एसिडिक है। तो प्रोटॉन्स कोई मॉलिक्यूल दे देगा, क्या नहीं देगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें चार्ज को, अगर हम कैलकुलेट करें चार्ज को, तो हमको चार्ज क्या मिल रहा है लो पीएच में, +1, ठीक है। अभी हमने क्या किया, पीएच को बढ़ाने की कोशिश की बेस डाल की, ठीक है। तो पीएच अभी बढ़ते जाएगा, न्यूट्रल की ओर जाते जाएगा, या फिर बेसिक की ओर वो जाते जाएगा। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा या फिर बेसिक की ओर जाएगा, तो प्रोटॉन्स क्या होगा, प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन विल स्टार्ट टू डिक्रीज, बराबर। अभी प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो इस कंडीशन में डीप्रोटोनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो यहां से निकल जाएगा, ये देखो, ये यहां से वो निकल जाएगा, और चार्ज क्या गया, नेगेटिव। ये तो पहले से पॉजिटिव था, यहां से अभी डीप्रोटोनेशन नहीं होगा। अमाइनो ग्रुप से डीप्रोटोनेशन होने के लिए ज्यादा पीएच की जरूरत होती है, ये ध्यान में रखना। अमाइनो ग्रुप से डीप्रोटोनेशन होने के लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा पीएच की जरूरत होती है। तो पहले तो प्रोटॉन निकलता है ये OH ग्रुप वाला, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पीएच को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वहां से प्रोटॉन विल बी लूज, या फिर प्रोटॉन लूज होगा वहां से।
तो सबसे पहले प्रोटॉन कहां से लूज होगा? OH वाले ग्रुप से। तो अभी आप अगर कैलकुलेट करोगे चार्ज को, तो ये +1 हो गया और ये -1 हो गया। तो +1 और -1 कितना हो गया? 0। तो न्यूट्रल पीएच पे जो चार्ज देखा जाता है वो है 0। ठीक है। अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल और आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, जो कि हमको यहां पे देखने को मिल रहा है न्यूट्रल पीएच पे। न्यूट्रल पीएच पे अपने को देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज भी है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो एट न्यूट्रल पीएच वी कैन से दैट अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है। और नेट चार्ज कैसे होगा? 0। तो ज्विटर आयन का नेट चार्ज होगा 0। द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ एन अमाइनो एसिड इज 0 इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये पीएच को हम क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज पीआई। तो हम बोल सकते हैं पीएच इक्वल टू पीआई। ओके। और ये जो पीएच है, अभी आप बताओ कि अगर यहाँ पे पीएच 7 है और लो पीएच में पीएच मान लो 2 है, तो ज्यादा पीएच किसका हुआ? 2 या 7? यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। तो ऑब्वियसली पीएच विल बी लेसर देन पीआई। इन दिस केस चार्ज इज पॉजिटिव। चार्ज इज पॉजिटिव एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, चार्ज इज 0। और ये अगर हमने मान लो पीएच 11 रखा, ये क्या है? 11। तो यहाँ पे अगर 11 रखा और यहाँ पे पीआई कितना है? 7। ज्यादा कौन है? पीएच। So when pH is greater than Pi, that is isoelectric point, the charge will be negative. Okay. तो हमने क्या किया? न्यूट्रल पीएच के बाद और पीएच बढ़ाया। तो पीएच जितना बढ़ेगा उतना प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि बेसिक पीएच के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो पीएच का कॉन्सेंट्रेशन घटा, सॉरी हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन घटा या फिर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन घटा, तो ये जो अमाइनो ग्रुप था यहां से भी अभी प्रोटॉन लिबरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से अगर प्रोटॉन लिबरेट हो गया तो ये अमाइनो ग्रुप अभी डीप्रोटोनेटेड बन गया। ये क्या है? डीप्रोटोनेटेड, क्योंकि यहां से अभी H+ आयन लिबरेट हो गया है। तो अभी आप बताओ कि अगर अभी आपने कैलकुलेट किया चार्ज को, तो आपको सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे। सो द चार्ज इज -1। खत्म। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा था कि अमाइनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स एंड दस दे आर रेफर टू एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो ये हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना कि अमाइनो एसिड के साथ एसिडिक ग्रुप भी होते हैं और बेसिक ग्रुप्स भी होते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते, या फिर इसलिए ये मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाइनो ग्रुप इस, ये हो गया अमाइनो ग्रुप, कैसा हो गया? बेसिक ग्रुप हो गया। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा है? ये कार्बोक्सिल का ग्रुप जो है ये है एसिडिक ग्रुप। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जिसमें एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स दोनों होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और आप ये भी रट के रख सकते हो कि जब pH is less than Pi, then charge is positive. If pH equal to Pi, then charge is 0. If pH is greater than Pi, then charge is negative. ठीक है। ये तीनों भी आपने अगर रट के रख लिए आपका काम बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। ओके।
तो ये हमने देख लिया। हाँ, तो अभी यहाँ पे दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर हम ये क्वाड्रेंट पकड़ के चले, ये यहाँ पे जीरो, चलो वहां से कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है, पीएच है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे है पीएच। तो मुझे अब बताओ कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे क्या चेंजेस आएंगे नेट चार्ज के ऊपर, और हमको कौन सा अनायन या फिर आयन एक्सचेंजर यूज करना है, कटायनिक वाला या अनायनिक वाला। ठीक है, पहली बात हमने देखा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है पीएच नंबर 7 के ऊपर, तो हमको तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। पीआई, ठीक है, 7 पीएच के ऊपर है, मतलब पीएच इक्वल टू पीआई। और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेट चार्ज इज 0। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पीएच है वो क्या है, 7। तो ये 7 से कम होगा। यहाँ का जो पोर्शन है वो कैसा है, 7 वाले पीएच से कम है, मतलब पीआई ज्यादा होगा और पीएच कम होगा। ऐसी कंडीशन में क्या देखा था नेट चार्ज अपना, नेट चार्ज पॉजिटिव होता। ठीक है, तो ये ऐसा आना चाहिए ग्राफ। सही बात है। और यहां पे अगर ये ऐसा आ रहा है और यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव वाला, जो कि कम होते जाएगा जैसे जैसे वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के, या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे चार्ज 0 होगा। तो हमको लाइन कैसे मिलनी चाहिए, नीचे की ओर ऐसा जाना चाहिए ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि ऐसे कंडीशन में पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनालाइट कैसा है, एनालाइट पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो अगर हमको ये एनालाइट सेपरेट करना है, एनालाइट सेपरेट करना है, तो मुझे बताओ कि रेजिन के अंदर चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, बराबर। नेगेटिव चार्ज कौन से एक्सचेंजर में होता है, कटायनिक एक्सचेंजर में। तो हमको यूज क्या करना है, कटायनिक एक्सचेंजर इन दिस केस, ना कि अनायनिक एक्सचेंजर, क्योंकि कटायनिक एक्सचेंजर में ये ऐसा होता है। अपन को क्या सेपरेट करना है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाले बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी दूसरा वाला हिस्सा देखते हैं। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। ये बहुत सारे बुक्स में ऐसा नहीं पढ़ा है आपको, इसलिए आपको इससे डर लगने लग जाता है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। तो पीआई तो था 7 वाला, उसके बाद ये पोर्शन में वो बढ़ते जाएगा 7 से 14 तक। ठीक है, मतलब पीएच कैसा है,
7 से ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कैसा है, 7 to 14 वाला पोर्शन। तो पीआई तो 7 है, तो 7 से ज्यादा हो रहा है ना ये पोर्शन में, ठीक है। पीआई 7 था और 7 के बाद वो बढ़ते जाएगा, तो पीएच तो बढ़ गया, पीआई तो 7 था। तो ये पीएच इज ग्रेटर देन पीआई वाली कंडीशन में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। पीएच ग्रेटर देन पीआई में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पता चल गया कि एनालाइट पे या फिर अमाइनो एसिड पे नेगेटिवली चार्ज होगा। अपन को एक मिक्सचर दिया होगा सैंपल का जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड दोनों होंगे, जिसमें से अपन को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है। तो कैसे करोगे, कौन सा आयन एक्सचेंजर आप लोगे अगर आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है, तो कौन सा लोगे, अनायनिक एक्सचेंजर को आप लोगे, ठीक है। आप किसको सिलेक्ट करोगे, अनायनिक एक्सचेंजर, क्योंकि अनायनिक एक्सचेंजर के रेजिन में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला, और अपना अमाइनो एसिड उसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने डायग्राम के साथ देखा था कि यहाँ पे अपन ने अनायन एक्सचेंजर लिया था जहां पे अपन ने ये अमाइनो एसिड्स को उसके साथ इंटरैक्ट करवाया था। पहले तो पॉजिटिव वाले अमाइनो एसिड्स एकदम जल्दी से एल्यूट हो जाएंगे या फिर कॉलम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव रेजिन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। सिर्फ नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स ही रेजिन के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो हमने कैसा एक्सचेंजर रेफर किया था यहाँ पे या फिर यूज किया था, अनायनिक एक्सचेंजर। समझा आपको लॉजिक। और जैसे जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद पीएच बढ़ता जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिर ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहां से पार्ट सी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अभी तक कौन से भी एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेंट दे देंगे वो बना के, ए बी सी डी, और फिर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स में से आपको सिलेक्ट करने को बोलेंगे कि अनायनिक है या नेगेटिवली चार्ज होगा यहाँ पे, या पीएच ग्रेटर देन पीआई होगा, पीएच लेस देन पीआई होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिक पीएच रेंज ऑफ स्टेबिलिटी क्या चीज है, तो ये सिर्फ 7 से 10 नहीं होती है, यहाँ पे अपन ने समझने के लिए ये रेंज ली है, ठीक है। ये pH रेंज ऑफ स्टेबिलिटी ये चीज होती है कि इट इज दैट pH रेंज एट विच मॉलिक्यूल इज नॉट डीनेचर्ड, ठीक है। तो ऐसी pH की रेंज जिसमें मॉलिक्यूल डीनेचर्ड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दैट बायोमोलिक्यूल। तो ये pH के अंदर जब हम काम करेंगे, अपना बफर बनाएंगे, तो ये ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि हम ऐसा pH का रेंज सिलेक्ट करें कि जिससे मॉलिक्यूल का डीनेचुरेशन ना हो, ठीक है। मॉलिक्यूल शुड बी स्टेबल, मॉलिक्यूल शुड बी फंक्शनल, ठीक है। तो ये बफर बनाते वक्त हम इसका खास ध्यान रखेंगे कि जो हम प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं तो उसकी पीएच की रेंज क्या होगी स्टेबिलिटी के लिए। तो हम ये ध्यान में रखते हुए बफर का पीएच डिजाइन करेंगे ताकि वो प्रोटीन डीनेचर ना हो, ठीक है। नहीं तो अपना प्रोटीन अगर डीनेचर हो गया तो साइंटिस्ट स्टडी क्या करेगा, उसका तो पूरा ये टाइम भी वेस्ट हो गया और एक्सपेरिमेंट भी खराब हो जाएगा उसका, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, तो आपको ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आपको आयन एक्सचेंजर चूज करना पड़ता है। किसके बेसिस पे, ट्रायल एंड एरर के, ठीक है। इसलिए पीएचडी जो लोग करते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि सारी चीजें नोन नहीं होती है, ओके। तो अगर आप नोवेल प्रोटीन अगर आपने डिस्कवर किया तो आपको तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रोटीन ही न्यू है तो उसके ऊपर स्टडीज हुए ही नहीं, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट,
और फिर उसके लिए वो अगर सेपरेट करना है आपको, आइसोलेट करना है, तो प्यूरिफाई करना है, तो प्यूरिफाई करने के बाद अपन को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उसका स्ट्रक्चर मिल सकता है। लेकिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो डायरेक्टली नहीं हो सकती है, अपन को प्रोटीन को प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज करना ही पड़ता है। तो आयन एक्सचेंज करने के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होने के बाद अपन को आयन एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, ठीक है, जब तक सही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता। तो ये हम वापस से देखिए, ठीक है, होमवर्क तो दिया ही था मैंने, वैसे आपको इसका भी होमवर्क करना है कट आयन एक्सचेंजर के लिए, ठीक है। ये वापस से देखिए, यहाँ पे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है? कॉलम। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है? कॉलम, ठीक है। कॉलम के साथ या फिर कॉलम के अंदर हम क्या फील करते हैं? रेजिन। तो ये DEAE रेजिन, सेफेडोस, सेफेडेक्स, तो वो क्या है? रेजिन के नाम है। वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अपन ने देखे थे, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक कौन कौन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन अनायन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। तो अनायन एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं, तो यहां से कोई भी समझने के लिए मैंने उठा लिया, मान लो मैंने DEAE सेल्यूलोज को उठा लिया, क्या है? वीकली बेसिक, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? स्टडी अनायन एक्सचेंजर। तो रेजिन भी जाहिर सी बात है हम किसका उठाएंगे? अनायन एक्सचेंजर, ठीक है। अनायन एक्सचेंजर में रेजिन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव रेजिन हमने बाइंड किए, ठीक है। तो वो रेजिन के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और सरफेस पे भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सरफेस पे नहीं दिखाया यहाँ पे चार्ज, ठीक है। अभी आपने सैंपल डाला जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या फिर आप अमाइनो एसिड भी समझने के लिए मान सकते हैं, अमाइनो एसिड्स। आपका एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? टू आइसोलेट सिर्फ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन फ्रॉम अ सैंपल मिक्सचर हैविंग बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स या फिर अमाइनो एसिड्स। तो हम इसको अमाइनो एसिड्स के एस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो आपके मन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमाइनो एसिड के एस्पेक्ट से समझेंगे। तो आपके पास ऐसा सैंपल है कि जिसमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स भी है और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स भी। साइंटिस्ट को सिर्फ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स आइसोलेट करने, ठीक है, ये एम है एक्सपेरिमेंट का। उसको सिर्फ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स चाहिए। उसने क्या किया? सैंपल को कॉलम के अंदर डाला, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम, ठीक है। पहले पहले तो क्या होगा? अभी आप बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अगर हमारा एनालाइट है या फिर अमाइनो एसिड है, तो सबसे पहले कॉलम से बाहर कौन निकलेगा? जाहिर सी बात है, सब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कॉलम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि रेजिन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, वो बाइंड नहीं कर पाएंगे रेजिन के साथ। तो सबसे पहले एल्यूट कौन होगा? पॉजिटिवली चार्ज सैंपल विल गेट एल्यूटेड फर्स्ट फ्रॉम द कॉलम। और वो निकल गए। निकलने के बाद ये हमारे अमाइनो एसिड्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो रेजिन के साथ बाइंड हो चुके हैं, और ये वाले हमारे काम के हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है? टू आइसोलेट नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। अभी ये जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है जो कि रेजिन के साथ अटैच्ड है, उनको निकालने के लिए या फिर उनको एल्यूट करने के लिए जो स्टेप्स होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमको ये जो अटैच्ड वाले हमारे काम के अमाइनो एसिड्स है उनको भी तो एल्यूट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो साइंटिस्ट को मिलेगा नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, ताकि वो उसके ऊपर स्टडी कर सके। तो ये हम रेजिन से चिपके हुए अमाइनो एसिड्स वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो ये बाउंड हो चुके हैं रेजिन के साथ, तो इसको हमको कैसे निकालना, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बफर फॉर अनायनिक बफर, कटायनिक बफर इज यूज्ड, ठीक है। फॉर अनायनिक एक्सचेंजर
कटायनिक बफर इज यूज्ड, अनायनिक एक्सचेंजर में रेजिन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, रेजिन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अनायनिक एक्सचेंजर जब हम यूज करते हैं, अनायनिक एक्सचेंजर, तो अनायनिक एक्सचेंजर में कटायनिक बफर का यूज होता है, जो कि है ट्रिस बफर। कटायनिक एक्सचेंजर में फॉस्फेट बफर का यूज होता है, जो है अनायनिक बफर। ऐसा क्यों? बफर इज यूज्ड फॉर इल्यूशन। इफ अनायनिक बफर नेगेटिवली चार्ज इज यूज्ड, अगर हमने बफर कौन सा डाला? नेगेटिवली चार्ज वाला बफर डाला, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बफर जो है ये खुद इंटरेक्ट करने लग जाएगा रेजिन के साथ, और अगर ये खुद इंटरेक्ट कर जाएगा रेजिन के साथ, तो बताओ अपना सैंपल या फिर एनालाइट क्या इसके ऊपर बाइंड कर पाएगा अच्छे से? एक्सचेंजर के ऊपर, रेजिन के ऊपर नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि वहां पे तो बफर ने बाइंड कर लिया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आयनायनिक एक्सचेंजर में हमने नेगेटिवली चार्ज वाला बफर डाल दिया, तो आयनायनिक बफर कहां पे बाइंड करेगा? पॉजिटिवली चार्ज रेजिन के साथ। और अगर वो रेजिन के साथ ऐसा बाइंड करने लग जाएगा, तो अपना जो अमाइनो एसिड है नेगेटिव चार्ज वाला, उसको बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा? इट विल इंटरफियर विद द बाइंडिंग ऑफ सैंपल टू द आयन एक्सचेंज। और अगर हमने अनायन एक्सचेंजर में पॉजिटिवली चार्ज बफर डाला, तो क्या होगा? ये मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूं, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बफर। तो चलो मैं नीचे एक बड़ी डायग्राम बनाता हूं। अभी हम क्या डाल रहे हैं? पॉजिटिव बफर। तो ये तो मैं पहले रेजिन बना लेता हूं। ये रेजिन, ये रेजिन, ये रेजिन। ठीक है, उसके साथ अपने क्या लगे हुए हैं? अमाइनो एसिड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के साथ यहाँ पे बाइंड हो चुके। ठीक है, तो आपका बफर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज वाला, पॉजिटिव बफर। तो वो क्या करेगा? वो इसके साथ बाइंड करेगा ना। पॉजिटिव वाला चार्ज जो बफर है, वो अपने अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा और वो उसको बाहर निकाल देगा, कॉलम से बाहर। ये स्टेप होती है एल्यूशन की। सिंपल है, कुछ भी कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से आप एल्यूशन स्टेप से अपने जो चिपके हुए एनालाइट थे या फिर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से, जिसको हमको सेपरेट करना है, वो पॉजिटिवली चार्ज बफर के साथ या फिर बफर डालने के बाद वो कॉलम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमको नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझा? ये वाला पॉइंट समझा आपको? ये और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, choice of buffer also depend on the pH and ionic strength for the elution of the sample to occur from the ion exchanger। तो ये तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको प्रिंसिपल का एक पॉइंट और समझ में आया होगा। ठीक है, वो भी आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये आगे आने वाले स्लाइड में समझेगा। ये देखो, अभी एक सैंपल है, चलो अमाइनो एसिड का मान लो सैंपल, अमाइनो एसिड्स का सैंपल है या फिर अमाइनो एसिड का सैंपल है। उसके ऊपर सैंपल नंबर 1 पे जो अमाइनो एसिड है उसका चार्ज है -3।
और सैंपल नंबर 2 जो है अमाइनो एसिड का, उसका चार्ज है -4। तो क्वेश्चन ये है कि आपका बफर का चॉइस कैसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ फॉर सैंपल नंबर 1 एंड सैंपल नंबर 2। अभी जो आने वाले 2 स्लाइड्स है ना, वो खत्म होने के बाद मैं ये अश्योर करता हूं कि जितने क्वेश्चंस आए होंगे अभी तक आयन एक्सचेंज के, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन पे आप हंसोगे, ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो पहले अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होता था और आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता था, तो आप आधा रीड करने के बाद आप वो उसको स्किप कर देते सीधा, ठीक है। अभी मजा देखना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ते तो आपके ये सर के ऊपर से जाता कि आयनिक एक्सचेंजर करना है, कटायन एक्सचेंजर करना है, क्या है इसमें कि आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है, कभी कभी घटा दिया है, बहुत इजी है। अभी ध्यान से देखना। तो आयनिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको कौन सा चॉइस ऑफ बफर सिलेक्ट करना है। अपन के सामने 2 सैंपल है अमाइनो एसिड के, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, उनके चार्जेस दिए और मैंने नीचे हिंट भी दे दिए। चलो हिंट दे दिए मैंने कि अगर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है तो अपन को अनायन एक्सचेंजर यूज करना होता है, क्योंकि अनायन एक्सचेंजर में रेजिन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि यहाँ पे अनायन एक्सचेंजर को हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ बफर 1 हैज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 50 मिलीमोलर एंड बफर 2 हैज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 मिलीमोलर। तो ये 50 वाला आप सैंपल नंबर 1 को यूज करोगे या सैंपल नंबर 2 को यूज करोगे, और 100 मिलीमोलर वाला जो कॉन्सेंट्रेशन का बफर है वो सैंपल नंबर 1 को यूज करोगे या सैंपल नंबर 2 के लिए यूज करोगे। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये देखो, इसमें मुझे एक बताओ कि सबसे ज्यादा अनायनिक कौन है। तो ये तो लेस अनायनिक है, लेस नेगेटिव, और ये मोर नेगेटिव है, ठीक है। एक बात तो ये पता चल गई आपको, ठीक है। अनायन एक्सचेंजर में रेजिन कैसा है, रेजिन कैसा है, रेजिन है पॉजिटिवली चार्ज। तो मुझे आप बताओ कि ज्यादा टाइटली कौन बाइंड करेगा, लेस नेगेटिव वाला या मोर नेगेटिव वाला, कौन करेगा टाइटली बाइंड। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा वो टाइटली बाइंड करेगा पॉजिटिव रेजिन के साथ। तो ये क्या करेगा, बाइंड मोर टाइटली विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन। सही है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है भैया, मतलब ज्यादा ऑपोजिटली चार्ज के साथ वो ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा, और लेस नेगेटिव वाला लूजली बाइंड करेगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हमको पता चल गई। हम क्या करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ में सॉल्ट का सोल्यूशन हम यूज करते हैं, NaCl। हमको सबको पता है कि ये डिसोशिएट करेगा Na++Cl नेगेटिव में, ठीक है। अभी 2 पॉसिबिलिटीज है, क्लोरीन के जो आयन है क्लोराइड के, वो रेजिन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर इंटरैक्ट कर जाते हैं फिर भी अपन को ये, चलो मैं और एक तरीके से समझाता हूं। रेजिन है पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऊपर कौन बाइंड करेगा, अपना सैंपल जो कि अमाइनो एसिड है, कौन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो वो बाइंड करके रख दिया है। अभी हमने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डाला, ओके। हम अगर केस 1 की बात करें 50 मिलीमोलर, ओके। तो मुझे आप बताओ कि 50 मिलीमोलर किसको निकालने के लिए इनफ होगा, -3 वाले को या -4 वाले को। ऑब्वियसली -3 चार्ज वाले अमाइनो एसिड के लिए ये इनफ होगा,
क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? लेस नेगेटिव है और वो लूजली बाउंड है, बराबर है। अगर वो लूजली बाउंड है तो थोड़े से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से भी अपना काम चल जाएगा। हमने Na प्लस NaCl डाला तो वो डिसोशिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है। तो सोडियम वाला जो आयन है वो सैंपल के साथ बाइंड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन, और फिर वो उसको लेते हुए कॉलम से बाहर निकल जाएगा। और ये नेगेटिव वाला क्या है? अपना एनालाइट या फिर अमाइनो एसिड जिसको हमको सेपरेट करना था। थोड़े से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से भी अपना काम चल जाएगा। और दूसरा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोराइड वाला आयन है वो खुद भी रेजिन के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि रेजिन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर क्लोराइड आयन वहां पे बाइंड कर गया तो भी अपना नेगेटिव वाला जो अमाइनो एसिड है वो निकल सकता है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि वो साइड पे कौन बाइंड कर गया? Cl माइनस आयन। ऐसा भी हो सकता है। या फिर सोडियम आयन खुद उसके ऊपर चिपक के उसको बाहर लेके चले, या फिर क्लोराइड वाला आयन क्या करे? रेजिन के चार्ज के साथ वो बाइंड करे, जिसके वजह से अभी जो अपना नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होगा वो वहां से हट जाएगा, क्योंकि वहां पे क्लोराइड आयन बाइंड कर गया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी से एल्यूशन पॉसिबल है। ओके, नाउ ये क्या हो? ठीक है, अभी अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ये सैंपल नंबर दो की बात करें, जो कि बहुत टाइटली बाइंड करता है रेजिन के साथ, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, तो आपको कैसा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा वो, और इसको निकालने के लिए अपन को सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन भी तो ज्यादा चाहिए। ये सोडियम, ये सोडियम, यहाँ पे सोडियम, ठीक है। तो अगर ज्यादा टाइटली बाइंड करे कोई चीज, तो उसको निकालने के लिए अपन को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैसा करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हम यूज करेंगे फॉर सैंपल 1 फॉर एल्यूशन, ठीक है। क्योंकि सैंपल 1 का चार्ज कम है तो वो ज्यादा टाइटली बाइंड नहीं कर सकता पॉजिटिवली चार्ज के साथ, तो थोड़े से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से अपना काम बन जाएगा। लेकिन चार्ज -4 ज्यादा है सैंपल नंबर 2 का, तो वो ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा पॉजिटिवली चार्ज रेजिन के साथ। उसको हटाने के लिए अपन को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फॉर सैंपल नंबर 2 के लिए जो बफर लेना पड़ेगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए एल्यूशन की। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हमने बफर तो देख लिया आयनिक स्ट्रेंथ का। अभी और एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट विल बी योर चॉइस ऑफ बफर ऑन द बेसिस ऑफ पीएच के बेसिस पे। आयनिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे देख लिया, अभी पीएच के बेसिस पे देखिए फॉर सैंपल नंबर 1 एंड सैंपल नंबर 2। सैंपल नंबर 1 का चार्ज यहाँ पे रैंडमली मैंने लिया है +1, एंड सैंपल नंबर 2 का चार्ज रैंडमली मैंने लिया है +2। बफर 1 का पीएच कैसा है? 9, और बफर 2 का पीएच कैसा है? 11। रैंडम लिया है मैंने समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। तो ये वापस से इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मुझे
आप बताओ, ये और ये ज्यादा कटायनिक या फिर ज्यादा पॉजिटिव कौन है? +1 कैसा है? लेस पॉजिटिव। +2 कैसा है? मोर पॉजिटिव। ठीक है, अपन को क्या सेपरेट करना है? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड अगर अपन को सेपरेट करना है तो आपके रेजिन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। जब रेजिन पे नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसे एक्सचेंजर को हम क्या बोलते हैं? कटायन एक्सचेंजर। ठीक है, तो कटायन एक्सचेंजर का काम क्या होता है? टू सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपना मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया जिसमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स भी है और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड भी। ये नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, किस कौन बाइंड करेगा रेजिन के साथ? पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। बराबर। ज्यादा टाइटली कौन बाइंड करेगा? सैंपल नंबर 2। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा वो बाइंड करेगा, और कम चार्ज वाला कम या फिर लूजली बाइंड करेगा पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ, या सॉरी नेगेटिव वाले चार्ज के साथ। तो पॉजिटिव वाला जो सैंपल है +1 वाला वो लूजली बाइंड करेगा विथ नेगेटिवली चार्ज रेजिन, और सैंपल नंबर 2 का पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा है तो वो और टाइटली बाइंड करेगा नेगेटिवली चार्ज रेजिन के साथ। तो ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक का बफर है 9, बफर का पीएच है 9 और एक का है 11। एक का पीएच है 9 और एक का पीएच है 11। ठीक है, तो आपको पता है कि लेस पीएच में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और मोर पीएच में या फिर हाई पीएच में या फिर बेसिक पीएच में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। क्योंकि जितना ज्यादा पीएच उतना डी प्रोटोनेशन होते जाएगा और प्रोटॉन का लूज होते जाएगा, जिसकी वजह से अपन को चार्ज मिलता है नेगेटिव। एसिडिक पीएच में तो ऑलरेडी प्रोटॉन होते हैं भैया, तो क्या मॉलिक्यूल प्रोटॉन लूज करेगा? नहीं। अगर प्रोटॉन लूज भी किया तो वापस से आ जाएगा, क्योंकि एसिडिक पीएच में ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। इसलिए एसिडिक पीएच में प्रोटोनेशन होता है, और जिसके वजह से अपन को पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप मिलता है। तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप की वजह से जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव इन एसिडिक पीएच। ठीक है, अभी यहां पे अपन को सेपरेट करना है पॉजिटिव वाला अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव अमाइनो एसिड उतना ज्यादा पीएच अपन को लगेगा। जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव, उतना ज्यादा पीएच अपन को लगेगा। और ज्यादा पीएच में डी प्रोटोनेशन होता है या फिर चार्ज नेगेटिव होता है, और वही तो अपन को चाहिए। क्यों चाहिए ये देखना, अभी आपको समझेगा। अरे यार, चलो ठीक है, वापस से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, नेगेटिव वाले भी अमाइनो एसिड्स अपन को सेपरेट करना है पॉजिटिव वाले। ये पॉजिटिव वाले अमाइनो एसिड्स रेजिन पे बाइंड कर गए, ये पॉजिटिव वाला अमाइनो एसिड रेजिन पे बाइंड कर गया। ठीक है, अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो अपन को पीएच बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम केस 1 अगर मान के चले कि ये हम सैंपल 1 के लिए बात करें, सैंपल 1 जिसका चार्ज कैसा है? लेस पॉजिटिव।
ठीक है। और जब पीएच बढ़ाते हैं तो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमने बफर डाला और बफर में पीएच पहले तो हम कम वाला लेते हैं, बफर 1 का जिसका 9 है। उसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो थोड़ा सा भी नेगेटिव चार्ज के साथ अगर वो बाइंड कर जाता है तो आराम से वो एल्यूट हो सकता है, क्योंकि चार्ज कम है। डीप्रोटोनेशन करने को कम पीएच लगेगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो डीप्रोटोनेशन करने के लिए हमको और ज्यादा पीएच बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो सैंपल 1 में चार्ज +1 था, जो कि कम चार्ज है या लेस पॉजिटिव चार्ज है, तो वो लूजली बाइंड करेगा नेगेटिवली चार्ज रेजिन के साथ। तो अगर हमने बफर नंबर 1 9 के साथ इसको ट्रीट किया तो वो डीप्रोटोनेशन कर देगा अमाइनो एसिड का, कम पीएच में भी, क्योंकि चार्ज भी कम है। तो डीप्रोटोनेशन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा पीएच नहीं लगेगा, तो पीएच नंबर 9 से अपना काम बन जाएगा। बफर नंबर 1 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी केस 2 देखो। केस 2, अभी हम लेंगे सैंपल नंबर 2। सैंपल नंबर 2 का चार्ज है +2, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू +1। तो ये कैसा है, मोर पॉजिटिव। तो जिसका चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है वो एकदम टाइटली बाइंड करेगा नेगेटिवली चार्ज रेजिन के साथ। तो ये ये जो है, ये कैसा इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, बहुत टाइट है, ये टाइट, टाइटली बाउंड। ठीक है। तो क्या पीएच नंबर या फिर पीएच 9 से अपना काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा है तो डीप्रोटोनेशन ऑफ दैट अमाइनो एसिड करने के लिए आपको और ज्यादा पीएच बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो जो ज्यादा पॉजिटिव वाला जो चार्ज है उसका डीप्रोटोनेशन हो सके। तो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो पीएच को अपन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके अमाइनो ग्रुप से, जो कि बेसिक अमाइनो ग्रुप है, वहां से प्रोटॉन का लूज या फिर लिबरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर डीप्रोटोनेशन कंप्लीट होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पीएच अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जितना पॉजिटिव चार्ज कम है उतना कम बेसिक पीएच के बफर में आपका काम हो जाएगा। जितना चार्ज आपका ज्यादा पॉजिटिव है तो डीप्रोटोनेशन करवाने के लिए आपको बेसिसिटी या फिर बेसिक पीएच और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। यहां से भी शायद से आप देख सकते हो एक ग्राफ से, अगर मैं इसको मिटाऊं थोड़ा सा, 9 और 11, 9 और 11, ये रहा 9, ये रहा 11, इसका चार्ज, अच्छा ये अलग एस्पेक्ट में, ये तो मोर नेगेटिव है और ये तो 9 वाला ज्यादा, ये लेस नेगेटिव है। ठीक है। चलो ये तो कुछ अलग एस्पेक्ट में है, ये अलग एस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके। तो ये था आयन एक्सचेंज का लेक्चर।
बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जितना इजी हो सके उतना मैंने ये समझाया है, क्योंकि ये रेफरेंस बुक में बहुत ही अलग वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है और उसको फालतू में उसको डिफिकल्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये एल्यूशन के बाद आप वापस से वो प्रिंसिपल जो फर्स्ट स्लाइड है उसके एल्यूशन वाले 2 पॉइंट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी आप। ठीक है, यही था उसमें भी। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सिर्फ ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पीएच इक्वल टू पीआई पे क्या चार्ज होता है, पीएच लेस देन पीआई पे क्या चार्ज होता है, पीएच मोर देन पीआई पे क्या चार्ज होता है। वो चार्ज के बेसिस पे आपको अनायन एक्सचेंजर यूज करना है या कटायन एक्सचेंजर यूज करना है। अगर क्वेश्चन पेपर सेटर ने बफर के ऊपर क्वेश्चन डाला तो ये पता होना चाहिए कि कटायनिक एक्सचेंजर में कटायन बफर जाएगा या अनायनिक बफर जाएगा। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ बफर के बारे में अगर पूछा और अगर आपको वो बड़ा सा साइंटिफिक सिनेरियो एक्सप्लेन करके दे दे क्वेश्चन में, तो आपको ये पता करवाना पड़ेगा कि सैंपल नंबर 1 के लिए जो हम एल्यूशन का बफर यूज करेंगे वो लेस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का होगा या ज्यादा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का होगा। या फिर बफर के ऊपर पीएच के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैंपल नंबर 1 को अगर हमको एल्यूट करना है तो पीएच कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सैंपल नंबर 1 के लिए कौन सा होना चाहिए, सैंपल नंबर 2 के लिए कौन सा होना चाहिए, खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप भी आज के आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना स्टार्ट कर दो और सॉल्व करने की कोशिश कर दो। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी लगाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि उन्हें बार बार पूरा लेक्चर देखना पड़ता है और नोट्स निकालने में उनको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं पीडीएफ इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो सीधा आप स्लाइड्स स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दो और जो जो मिलते हैं वो आप इसको मार्क करो। मैंने आज दिसंबर 2017 तक क्वेश्चन देखे इसके ऊपर सीएसआर नेट के, मुझे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन 2018 के बाद से शायद से क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मैं एक बार देखता हूँ और कल के लेक्चर में उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और डीबीटी गेट उसमें भी अगर क्वेश्चन इसके मिले तो वो भी मैं कल सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैंने जानबूझकर वो आज के स्लाइड में नहीं डाला क्योंकि ये टॉपिक फिर भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। तो आप क्या करोगे, जो होमवर्क दिया था वो करोगे और ये लेक्चर को ध्यान से समझ के इसको रिवाइज करोगे। ठीक है, तो कल फ्रेश मेमोरी से आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करना मेरे साथ। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर आपसे नहीं हुआ तो प्ले कर सकते हो और मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, अगर होता है आपसे पॉज करने के बाद तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये लेक्चर को प्लीज आज अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये वीक में जितने मैं टेक्निक्स लेने वाला हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस आए हुए। इम्यूनो टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलाइसा, ये सब से। ठीक है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी बच्चों के 0.5 मार्क्स की वजह से पेपर रह जाते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स, कभी 1 मार्क्स से रह जाता है, कभी 2 मार्क्स से रह जाता है, मतलब एक क्वेश्चन की वजह से। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और ये अगर आपको नहीं समझा तो वापस से रिवाइंड करके वो वाला पार्ट आप देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझा तो आप अपने ग्रुप पे डाल सकते हो, मेरे पास बहुत ज्यादा तरीके हैं हर एक कंसेप्ट समझाने के। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपको ये नहीं समझा तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं ये वापस से अलग टाइप में वो वाला पार्ट समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ईजी कंटेंट इसको बनाया। रेफरेंस बुक में तो कुछ भी दिया है कि आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। आपको कभी सिर्फ आयन एक्सचेंज पढ़ाया है, कभी रेजिन और एक्सचेंजर में कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट ध्यान से नहीं समझाया है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता भैया ये चल क्या रहा है, पीएच लेस देन पीआई में ये चार्ज कैसा है, तो वो भी मैंने अच्छे से एकदम इजी वे में आपको समझाया। ठीक है, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फॉर दिस टेक्निक एंड फॉर ऑल टेक्निक्स विच आई एम टीचिंग, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और पीएचडी इंटरव्यूज में भी एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
क्योंकि इतने ज्यादा रीजन है, किस किस का रीजन का नाम आप याद रखोगे? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा रीजन है मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको इतने डेप्थ में, वो सिर्फ आपको साइंटिफिक सिनेरियो देंगे और बोलेंगे कि बताओ क्या यूज करोगे, इसका पीएच का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है आपके प्रोटीन का, कौन सा एक्सचेंजर को यूज करोगे, उसका रीजन कौन सा होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पीएचडी इंटरव्यूज में आएंगे और लाइफ साइंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, नहीं तो आप प्रोसीजर पढ़ने बैठ जाओगे कि ये 5 मिनट में अपन ने कॉलम में ये डाला रेजिन, देन लेट इट सेटल डाउन, फिर सेटल डाउन होने के बाद हमने नीचे कुछ रखा ताकि हम कलेक्ट कर पाए। इतना जरूरत नहीं है पढ़ने का। ठीक है, इससे आपके मोर देन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गए और वो इनफ है, क्योंकि 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर 23 भी हो जाते हैं तो रैंक आपकी EIR 10 फिक्स है, अगर आप पार्ट बी और पार्ट ए भी अच्छे से करते हो। ठीक है, so thanks for watching, see you in the next lecture.